साल 2024 का अंत और नए साल 2025 के शुभागमन की तैयारी, और ऐसे में आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं। क्या 2024 का अंत थोड़ा सा हमने जो मुश्किल माहौल में किया है, क्या 2025 में हालात सुधरेंगे? क्या बाजार फिर से नए हाई बनाएंगे? क्या इकोनॉमी की रफ्तार फिर से मजबूत होगी? क्या कंपनियों की कमाई बढ़ेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर हैं वो चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे? और क्या 2025 और आने वाले सालों में आपकी वेल्थ बनेगी, और यदि हाँ तो कहाँ? इन सारे सवालों के जवाब तैयार है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मनोज साहब। उनसे हम इन सारे सवालों के जवाब लेने की करेंगे कोशिश। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको, HDFC की पूरी टीम और आपके करोड़ों इन्वेस्टर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कहते हैं हम तो कि HDFC नाम ही काफ़ी है, और आप नाम के अनुसार जो इतने सालों से अपने इन्वेस्टर्स के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, यही वेल्थ और ज़्यादा दमदार तरीके से आप बनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। अनिल जी, आपको भी और पूरे जी बिज़नेस के परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह निवेशकों का मार्गदर्शन करते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, और सभी निवेशकों का, सभी व्यवसायियों का, सभी उद्यमियों का सही दिशा में मार्गदर्शन करते रहें। बिल्कुल, हम आपसे मार्गदर्शन लेके ट्रांसफर कर देते हैं। वो मीडिया का काम मीडियम वाला है। आपकी आवाज़ हम सब जगह सुनते हैं, सब लोगों से, देश के हर कोने में, कि आपकी आवाज़ बहुत ढाढ़स बंधाती है जब ज़रूरत होती है। आपकी आवाज़ बड़ा उत्साह देती है, आपकी आवाज़ बड़ी ऊर्जा देती है लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है, और राष्ट्र में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर जो चौथी बात है वो बहुत कम लोग बोलते हैं, सबका प्रयास। उसमें 140 करोड़ लोगों का प्रयास भी लगेगा। बिल्कुल, सिर्फ कोई दूसरा कुछ कर दे हमारे लिए, वैसे नहीं होगा, हम सबको करना पड़ेगा। तो इसमें पूरे 140 करोड़ लोगों का कार्य लगेगा, और आपके जैसे लोग जो उन 140 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं, उनको उत्साहवर्धी करते हैं, वो एक बहुत ही अनुकरणीय है। धन्यवाद नवनीत जी। और मैं जनरली साल का लोग नए साल का इंतज़ार करते हैं हमेशा कि नया साल आने वाला है, ये रेजोल्यूशन लेंगे, ये करेंगे, वो करें। मुझे साल के अंत का इंतज़ार रहता है, क्योंकि साल के अंत में मैं कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं कंफ्यूज ये इस बात को लेकर होता हूँ कि नवनीत जी हिंदी बोलने में अच्छे हैं या अंग्रेज़ी बोलने में ज़्यादा बेहतर है, और वो कन्फ्यूजन है, दोनों में इतनी बढ़िया है। कई बार मैं सोचता हूँ कि बोलने में बहुत अच्छे हैं या लिखने में बहुत अच्छे हैं, फिर वो कन्फ्यूजन रहता है। और हर साल के अंत में मुझे आपके वो पर्सन ऑफ द ईयर, वो आर्टिकल का इंतज़ार रहता है, और इस बार भी पूरे 5 पेज का आर्टिकल मैंने 2-3 बार पढ़ा। 3.5 पेज का। मेरा थोड़ा, मेरी आंखें थोड़ी वो इस हिसाब से फ़ॉन्ट साइज में बड़ी रखता हूँ, लेकिन मज़ा आया बहुत पढ़ के। जरा बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन चूँकि सारे दर्शकों ने शायद ना पढ़ा हो, बताइए आपका पर्सन ऑफ द ईयर इस बार 2024 का आपने क्या चुना, किसे और तो वो पर्सन ऑफ द ईयर तो एक चीज़ होती है, ये 21वां साल था, 2004 21वां साल था? हाँ, 2004 से मैं हर साल लिखने की कोशिश करता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि 2-3 पन्नों के अंदर पूरे विश्व में जो भी कुछ घटित हुआ है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, साइंस में क्या प्रगति हो रही है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या हुआ, कला क्षेत्र में क्या हुआ, कौन सी ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे को छोड़कर चली गई, और कोई बड़े ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं सामने। तो राइट फ्रॉम जो आज US का, इस बार इलेक्शंस बहुत थे पूरी दुनिया में, दुनिया करीब आधी दुनिया डेमोक्रेसी जो है उनमें इलेक्शंस थे, तो उसको मैंने कोशिश करी कि अमेरिका में ऐसा हुआ, यूरोप में ऐसा हुआ, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं ऐसा हुआ, वहाँ पर भारत में भी चुनाव थे, उनका प्रभाव, और इकॉनमी में क्या हो रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। तो कोशिश करता हूँ अंत में मैंने, और हर बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार इस साल तो युद्ध का वातावरण है, इस साल अर्थव्यवस्था में ऐसा उतार चढ़ाव है, बाजार में ऐसे उतार चढ़ाव रहे, या कई ऐसी नेगेटिव खबरें रहती है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब के बीच में कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, उसको हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि 1991 में जब बहुत घनघोर बादल छा रहे थे, बड़ी तकलीफ थी, हमारा एक जो BOP क्राइसिस हो गया था, अर्थव्यवस्था में बड़ा क्राइसिस था, तब से लेकर के उस दशक में कहाँ से एक IT इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा उत्थान हुआ। तो हमारी जो IT सर्विसेज बनी, आगे जाकर के धीरे धीरे, और लोगों को लगा Y2K तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आगे जाकर के जब E-कॉमर्स, आज हम बात कर रहे थे, ये सारे, चाहे वो क्विक डिलीवरी, क्विक कॉमर्स वाले हों, फिनटेक हो, चाहे एडुटेक हो, ये सब कंपनीज, उन्होंने इतना अच्छा करा, वो और भी बड़ी बन गई। अब मुझे नेक्स्ट लगता है कुछ भारत में टैलेंट है, भारत में वेंचर कैपिटल पैसा आ रहा है, तो जो डीप टेक है, डीप टेक आपने सुना, वो अग्निकूल एंड गैलेक्सी आई, वो 3D के स्पेस शटल्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं, ऐसे कई काम हो रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में, क्लाइमेट टेक में, इन सब में। तो जो साइंस और जैसे मैं कहूँ कि
थोड़ा सा पैसा, भारत के एक फ्रूगल कल्चर, तो उसमें भारत कहीं आगे जा सकता है। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का अगर एक संगम हो जाए, का संगम हो जाए, हाँ, हमारे टैलेंट का, हमारी टेक्नोलॉजी का, और उसमें अगर एक रिस्क कैपिटल भी और जुड़ जाती है और थोड़ी सी पॉलिसीज अगर बराबर हो जाती है तो हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं कई चीज़ों में। बढ़ती और बदलती हुई टेक्नोलॉजी आपकी पर्सन ऑफ द ईयर है। बिल्कुल नहीं, बहुत वाकई में आपने बात की। AI थी 2 साल पहले, आपको याद, और अब 2 साल बाद सब अब लोग, काफ़ी लोग उसकी बात, अब 2 साल बाद सब लोग बात कर रहे हैं। उसमें मैंने लिखा है कि 19वीं शताब्दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, 20वीं शताब्दी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था, 21वीं शताब्दी इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन है, और ये दोनों से बड़ा होने वाला है। ऑफ कोर्स, और दिख भी रहा है, उसके शुरुआती संकेत भी आ रहे हैं, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अब लंबा चौड़ा काम होता हुआ दिख रहा है। आइए थोड़ा बाजार की बात करें। और वैसे तो साल 2024 से ऐसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। नेट तो पैसा हर जगह बना है, लगातार 9वां साल है जब निफ्टी सेंसेक्स, बहुत बड़ी बात है 9 साल लगातार हर बार पॉजिटिव। और इन 9 सालों में हमने क्या क्या नहीं देखा। इलेक्शंस हुए 9 सालों में, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, हमने एक बड़ा सा पेंडेमिक देख लिया, विश्व के बाजारों में इतनी हमने घटत बढ़त देख ली, इतने युद्ध देख लिए, क्या क्या नहीं देखा है 9 साल में, लेकिन हर साल बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो 10 आउट ऑफ 10 ऐसा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन लग रहा है मुझे शायद अगले साल यहाँ से अर्थव्यवस्था में तो धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद एक दो क्वार्टर में हम अर्थव्यवस्था में बॉटम बनाएंगे, रिजल्ट्स ठीक होना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट थोड़ा सा ठीक होना चालू हो जाएंगे अगले साल से, तो बाजारों के लिए अच्छा होना चाहिए। एक जो बड़ा बदलाव आया है, ठीक है, थोड़ा करेक्शन, एक तो नेचुरली थोड़े अर्निंग्स थोड़े स्लो डाउन हुए, जीडीपी और वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे। अनिल, हमने जब भी बात करी है पिछले 6-8-9 महीने में, हर बार हमने कहा है कि कहीं पर फंडामेंटल से ज़्यादा नैरेटिव हो गया है, स्टोरीज कुछ ज़्यादा बन गई है, और हाँ, कहानी ज़्यादा बन गई है, और फंडामेंटल से अर्निंग से वो कहानी सपोर्ट नहीं हो रही है, और उन्हीं स्टॉक्स में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो अब इस गिरावट के बाद आपको लगता है कि वैल्यूएशन भी अब ठीक है, रीजनेबल है, बहुत सस्ते नहीं लेकिन बहुत महंगे? हाँ, कुछ स्थानों पर रीजनेबल हो गए, कुछ स्थानों पर अभी भी ज़्यादा है, तो कहीं पे टाइम करेक्शन होगा, कहीं पे कुछ प्राइस करेक्शन होगा, और कुछ जगहों पर मेरे ख्याल में अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ढूंढने के मौके मिल गए हैं। 2024 के अंत में एक मुश्किल और जो रही भारतीय बाजारों के लिए, वो थी एफआईएस की बिकवाली की वजह से भी लोग अब भी समझ नहीं पा रहे कि सब कुछ ठीक है, फिर इनका मूड खराब क्यों, और इनका मूड ठीक कब और कैसे होगा? नहीं, कई कारण है। एक तो डॉलर में बड़ी तेज़ी रही इस साल, डॉलर इंडेक्स जो 100 था वो करीब 107 के ऊपर चला गया। यूएस में ब्याज की दरें बढ़ गई, हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज की दरें काटी, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ऊपर चले गए, जितनी उन्होंने काटी उतने ही बॉन्ड यील्ड्स उससे ज़्यादा ऊपर चले गए, तो उससे फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का जो इंडेक्स है उसने खाली 5% का रिटर्न दिया इस साल। भारत का जो MSCI इंडिया इंडेक्स है वो करीब 14-15% रिटर्न दिया, चाइना ने 14-15% दिया, बट बाकी इमर्जिंग मार्केट्स ने अच्छा नहीं करा, तो वो एसेट क्लास से थोड़ा पैसा निकल रहा है। और हमारे यहाँ चूँकि वैल्यूएशन ज़्यादा थे तो उनको यहाँ पर इतना अट्रैक्टिव अगर नहीं लगा पैसा लगाने को, जब ब्याज की दरें बढ़ रही है, यूएस का मार्केट इतना अच्छा कर रहा है जहाँ पर काफ़ी पैसा इस साल गया है, तो कई कारण बने। अगर मुझे लगता है कि जब भी अर्निंग्स में रिवाइवल होगा और वैल्यूएशंस थोड़े करेक्ट हो जाएंगे तो फॉरेन निवेशक पुनः भारत की तरफ देखेंगे। तो विदेशी निवेशकों के आने की संभावना है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती की आपने बात की, अमेरिका में तो शुरुआत हो चुकी है, क्या 2025 में भारत में भी शुरुआत हो जाएगी, और यदि हाँ तो कितनी कटौती देख सकते हैं? अगर इन्फ्लेशन में अगर हम कमी देखें, और अगर जैसे वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से, फूड इन्फ्लेशन की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा ऊपर चला गया था, कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा, मीनिंग जो RBI की एक्सपेक्टेशन है कि करीब 4% के आसपास रहे, और हमने 5-6% का इन्फ्लेशन देखा, पर उसमें ज़्यादा योगदान वेजिटेबल्स और कुछ फूड आइटम्स का था। अगर वो प्राइसेस अगर ठीक रह जाते हैं, और अगर भगवान ने चाहा और इस साल मानसून अच्छा हुआ, और अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर प्राइसेस, फूड प्राइसेस अगर कंट्रोल में रहते हैं, तो ब्याज दर कटने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थिक विकास की दर भी जहां हम 7% की बात कर रहे थे वहाँ से हम 5.5% पर आ गए। और दूसरी तरफ अगर ग्रोथ के हिसाब से RBI को देखना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करता है तो रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाएगी। तो इस नए टेन्योर में अमेरिका और दुनिया भर में ट्रंप, और भारत में मोदी साहब क्या करेंगे? नहीं, मुझे लगता है सी हम कई चीज़ें देख रहे हैं कि कई ऐसा ख़राब भी हो सकता है, पर एक अच्छा भी हो सकता है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा था मेरे एनुअल लेटर में कि हर देश को डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी,
क्योंकि अब डर हो गया है कि ट्रम्प सर आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे जब आपको आवश्यकता होगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे जापान हो। तो एक डर हो गया है कि अगर कहीं अटैक हो गया तो सपोर्ट करेंगे क्या, तो हमारी डिफेंस हमको बढ़ानी पड़ेगी, तो डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर वो टैरिफ्स बढ़ाएंगे और अगर डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो हर कंट्री को सप्लाई चेन अपने यहाँ पे रिलायबल बनानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से निवेश होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कई चीज़ों में नया निवेश होगा। आज पूरा एनर्जी सेक्टर जो है वो एक ट्रांजिशन में जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो वो ईवी में ट्रांजिट कर रहा है, तो एक नए तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक नया बिल्ड होएगा। एजिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होएगा। तो कई सारे ऐसे कारण, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर बन रहा है कि पूरे विश्व में हो सकता है एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल देखने को मिले। और जब हमने एआई की बात करी तो उसकी वजह से डेटा सेंटर्स को बहुत पावर चाहिए। पावर तो आप रिन्यूएबल एनर्जी से बनाओगे तो आपको नया बनाना पड़ेगा, ग्रिड नहीं बनानी पड़ेगी। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले कई वर्षों में एक पॉजिटिव टोन भी बन सकता है। और जब भी विश्व में, ऐसा कहना नहीं चाहिए कि बड़े डिसरप्शंस आए हैं जो आज हो रहे हैं, आज जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रहे हैं, वो जनरली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं लंबे समय में। ये बात सही तो हो सकता है ऐसा एक साइकिल देखने को मिले। क्योंकि डिस्ट्रक्शन होता तो मैं विश्व पर इतना नेगेटिव नहीं हूँ जितना लोग हैं। और ये तो आपने विश्व की और ट्रम्प साहब की बात की, भारत का भारत में भी उससे भारत को भी फायदा होगा। और भारत में तो मुझे लगता है कि चाहे एक गवर्नमेंट कैपेक्स में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, उससे हमारे को कुछ असर देखने को मिला। जैसे ही वो एक कैपेक्स बढ़ने लगेगा, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने वेलफेयर स्पेंडिंग करी है, सो उससे थोड़ा सा कंजम्पशन पर पॉजिटिव प्रभाव दिखेगा। वो सब मिलके अगले वर्ष में मुझे लगता है कि ग्रोथ धीरे धीरे वापस आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए यहाँ से 5-5.5% से। जब वो बढ़ेगी, कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे और थोड़े से वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए तो बाजार वापस अट्रैक्टिव होता दिखेगा। अब बात करते थोड़े घरेलू निवेशकों की। भले ही उन्होंने आपके फंड्स में पैसा लगाया, आपने रिटर्न बना के दिया, या आपने रिटर्न बना के दिया इसलिए उन्होंने पैसा लगाया, इसमें कोई भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो डटे रहे, टिके रहे और बिल्कुल हिले नहीं है। बिल्कुल। तो अब पहली बार थोड़ा इम्तिहान मुश्किल वाला है, लंबा वाला है, टाइम वाइज भी है, प्राइस वाइज भी है। क्या लग रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स इतना मैच्योर हो चुका है कि जल्दी से लाइन लिखे थे, सिप्स गॉट टेस्टेड इन डिप्स। मतलब जब बाजार में डिप हुए ना तब सबसे ज़्यादा सिप की टेस्टिंग थी। तो अक्टूबर का महीना सबसे खराब था। उसी महीने में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेशकों की बिकवाली थी। बाजार बहुत वॉलेटाइल रहा, बाजार गिरा, लेकिन उस महीने रिकॉर्ड पैसा आया। एसआईपी में भी रिकॉर्ड पैसा आया, लमसम में भी रिकॉर्ड पैसा आया। मुझे लगता है आपके प्रयासों से, हमारी इंडस्ट्री के प्रयासों से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रयासों से ये जो एक मैच्योरिटी आई है कि हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। बाजार की वॉलेटिलिटी हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए ख़राब नहीं है। अगर बाजार नीचे जाता है तो हमें हमारी एसआईपी टॉपअप करना है। ये मुझे लगता है ज़्यादातर निवेशकों में ये जो एक जागरूकता बनी है, ये जो एक समझ बनी है, ये जो एक, जैसे मैं कहूँ कि बड़ी एक नियमितता और अनुशासन बना है, ये बाजार के लिए भी बहुत अच्छा है और निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा है। हम अगर पुराने इतिहास को देखेंगे तो 2008 के बाद लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी। तो जब वो 21,000 में तो लगा रहे थे और 8,000 सेंसेक्स पे बंद कर दी, तो जब 8,000 से वापस 21,000 गया तो उनका वो पैसा ही नहीं बना। करेक्ट। तो वो वाला इस बार मुझे लगता है कि लोगों को समझ हो गई है। तो इस बार डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, संभावना है। बिल्कुल। नहीं, एक ऐसे थोड़ा बहुत फ्लोज में उतार चढ़ाव आएगा। वालों की बात तो ठीक है। हाँ जी। वो तो समझदार और मैच्योर्ड इन्वेस्टर है, डिसिप्लिन है। लेकिन वो लोग जो सीधे तौर पे बाजार से आते हैं, वो तो नहीं भाग जाएंगे। नहीं, पर आप एक चीज सोचिए अनिल जी कि 25,000 करोड़ अगर एसआईपी से आ रहा है तो साल का 3 लाख करोड़ तो वही आ रहा है। तो 3 लाख करोड़ कितना हुआ, करीब हो गया, आप सोचो 85 रुपए पे $30 बिलियन से ज़्यादा हो गया। 30-35 बिलियन डॉलर। बिल्कुल 30-35 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब इतना तो कभी विदेशी निवेशकों ने लगाया ही नहीं हमारे यहाँ, और इतना कभी बेचा भी नहीं एक साल में। हाँ, और ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ये अकाउंट धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे एसआईपी के। और अभी तो जागरूकता जिस तरह से बढ़ी है, 5 करोड़ निवेशक हैं अभी, तो आप सोचो ये निवेशक तो डबल हो ही सकते हैं अगले कुछ वर्षों में। 5 करोड़ से 10 करोड़ तो होने ही है। ऐसे में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं राय लें, किस तरह के फंड स्कीम्स उनको देखना चाहिए इस तरह के मार्केट में? आई थिंक कीप इट सिंपल। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, ये जब मैं बैच लगाता हूँ एचडीएफसी तो कई जगहों पर, एयरपोर्ट पर, रेस्टोरेंट में लोग ऐसा रोक लेते हैं म्यूचुअल फंड। वो ऐसा नहीं है, वो एचडीएफसी का बेस तो ठीक है, अदरवाइज भी लोग पहचानते हैं। हाँ, वो ये कई जगहों पर बोलते हैं कि आपको अनिल जी के साथ देखा है इसी बिजनेस पर। ऐसे लोग, मैं सोचता हूँ अच्छा आप भी इसी बिजनेस देखते हैं, क्योंकि बाजार का इंटरेस्ट भी ऐसा बढ़ गया और आपका एक सम्मोहक चेहरा। तो मैं बता रहा था आपको कि तो फिर लोग पूछते हैं कि किस में एसआईपी कर दें, तो लोग सुन तो रहे हैं म्यूचुअल फंड से,
सही है, लेकिन अब वो कौन से फंड में करते हैं ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में रहता है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, कीप इट सिंपल। एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें लगा दीजिए। उसमें हम हर सेक्टर में लगाते हैं। उसमें कोई मार्केट कैप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारा जिस हिसाब से बाजार है उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए। और चूंकि बात निकल गई तो मैं आपको ज़रूर कहूँ कि आपको भी बधाई हो, आप भी जुड़े रहे हैं फंड्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, कि कल 30वां वर्षगांठ है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अच्छा, अरे 1 जनवरी 1995 का 30 साल हो गए? कल 30 साल हो गए। हाँ, पिछले वर्ष फ्लेक्सी कैप की ये तो जो थीम है पिछले 2 साल में पॉपुलर ज़्यादा हुई है, राइट? हाँ, पिछले कुछ वर्षों में 30 साल हो गए। हाँ, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। तो इंडस्ट्री में अब कई फंड, जो पिछले साल HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का 30वां वर्ष हुआ, तो अब ये जो 30 साल की जर्नी लोगों ने देख ली कि यार इसमें हमने सरकारें बदलती हुई देख ली, हमने कारगिल वॉर देख लिया, हमने 9/11 देख लिया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिया, 2013 का टेपर टेंट्रम देख लिया, हमने 2020 का पेंडेमिक भी देख लिया। क्या नहीं देखा 30 साल में। और अगर किसी ने 10,000 रुपये महीने की SIP करी तो आज 20 करोड़ रुपए हो गए। पर मैं जरूर कहूँगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, क्योंकि मैंने रिटर्न की बात कर ली यहाँ पर, तो एक रेस्पॉन्सिबल फंड मैनेजर मैं जरूर कहूँगा। पर यह क्या दर्शाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव है, अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव है, विश्व के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उतार चढ़ाव है, लेकिन भारत तो प्रगति कर रहा है, कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं, बाजार वो रिटर्न देख रहा है, और हमारे फंड में हम कोशिश करते हैं कि अच्छा रिटर्न वो इन्वेस्टर को भी मिले। और आमतौर पर लोग है ना म्यूचुअल फंड को इक्विटी के तौर पर ही जानते समझते हैं। धीरे धीरे अवेयरनेस तो बन रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड के सारे प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो जो फिक्स इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो आमतौर पर बैंक डिपॉजिट या FD में पैसा लगाते हैं, उनके लिए इस साल फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में कहाँ मौके हैं, किस तरह का? इवन अभी भी अगर आप देखो, ब्याज की दरें भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले फंड्स में भी अगर लगाएंगे, गिल्ड फंड में लगाएंगे, अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ज़्यादातर जहाँ पर AAA करीब और अच्छी रेटेड सिक्योरिटीज़ रहती हैं, उनमें भी अगर लगाएंगे तो आज की जो ब्याज दरें हैं, जैसे हमने पहले बात करी कि ब्याज की दरों में कमी हो सकती है अगले 1-2 वर्षों में, अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स ऐसे रहे तो फिक्स इनकम भी एक अच्छा जरिया है निवेश करने का। जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, जिनको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और ज़्यादा अपसाइड नहीं चाहिए बाजार से, तो वो भी एक अच्छे फंड्स हैं। और उसमें भी आप म्यूचुअल फंड में आपके ज़्यादा बेहतर मौके हैं, गिल्ड फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। बिल्कुल। 2 और एसेट क्लास है, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ 2025 के लिए, रियल एस्टेट और गोल्ड सिल्वर। कैसा प्रदर्शन इनका रह सकता है? रियल एस्टेट का कुछ तो लिंकेज शेयर बाजार से भी होता है। जब शेयर बाजार अच्छा चलता है, लोगों के पैसे बनते हैं, तो उससे रियल एस्टेट को भी फ़ायदा होता है। और रियल एस्टेट एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, एक मैक्रो व्यू देना मुश्किल होता है। 3 चीज़ें इम्पैक्ट करती है, हमें 3 चीज़ें होती है, लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी भी लोकेशन। तो लोकेशन टू लोकेशन बहुत डिफर करता है। कहीं पर कुछ नया डेवलपमेंट आ रहा है, कहीं पर प्राइस ठीक है, कहीं और बढ़ गए हैं, तो वो एक बहुत ही मुश्किल है कि एक नेशनल लेवल पर उस पर व्यू दिया जा सके। गोल्ड पिछले कई वर्षों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, गोल्ड के साइकिल्स होते हैं। और ये इस साल तो बहुत ही ज़बरदस्त था कि जब डॉलर ऊपर जाता है और ब्याज की दरें ऊपर जाती है तब गोल्ड अच्छा नहीं करता, लेकिन इस बार गोल्ड ने भी अच्छा किया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर विश्व में इतनी जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इतनी अनसर्टेनिटी है और US में इतना डेट लेवल्स है, तो एक हेजिंग के हिसाब से थोड़ा सा निवेश गोल्ड ETF में भी करके रखना चाहिए। वैसे तो ये हम कई बार कहते हैं कि जो चीज़ें पता है वो तो बाजार अपने आप डाइजेस्ट कर लेता है, कई सारी चीज़ें जो नहीं है और कब आएगी कैसे आएगी पता नहीं। फिर भी मैं आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहता हूँ, 2025 में ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है बाजार से, जो हम इस वक्त सोच नहीं रहे, हमें लगता नहीं कि ऐसा होगा या हो सकता है? ऐसा कुछ है ध्यान में कि ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, दोनों? आप पिछले 5 साल देखिए अनिल जी, 2020 में हम स्टूडियो में बैठे थे, 12,000 निफ्टी का पीक था फरवरी 2020 में। तब नहीं लग रहा था कि अगले 1 महीने में 1700 निफ्टी देखेंगे और बाजार में नीचे के सर्किट लगेंगे और पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। आप भी घर से शो कर रहे थे, हम भी घर से कर रहे थे, और उसके बाद भी बाजार ने अच्छा करा। 2021 में कुछ और चैलेंज हो गए, 22 में तो यूरोप के अंदर वॉर हो गई, 21 में वापस पैंडेमिक आ गया, 22 में यूरोप में वॉर हो गई, इन्फ्लेशन 10% हो गया US जैसी कंट्री के अंदर, और 2023। तो हर साल हमने देखा है कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। पर पिछले 5 वर्षों में ये सब होने के बाद भी निवेशकों के ठीक ठाक पैसे बने। इसलिए चिंता न करें, तो कुछ बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। ठीक बात है। साल के अंत में, साल की शुरुआत में एक काम तो करना ही पड़ता है, तो रस्म है, रीति रिवाज है।
कोई न कोई संकल्प रेजोल्यूशन लेने का, हाँ जी। तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बेसिस पे 2025 के लिए कोई न कोई या तो लिया है तो वो बताइए। तो ज़्यादा नहीं, पर्सनल तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट मैं पर्सनल प्रोफेशनल एक ही है अनिल जी। हमारा मिशन है HDFC म्यूचुअल फंड में टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन। जैसे आप सुबह उठते हो और आपको लगता है कि मैं आज निवेशकों का अच्छा मार्गदर्शन कर सकूं क्या, तो हमारा भी यही है। हम सब 2000 लोग HDFC म्यूचुअल फंड में रोज़ सुबह उठते हैं, यही देखते हैं कि जो हमारे अभी के जो निवेशक हैं उनके लिए हम ज़्यादा पैसा और कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे पास 1.25 करोड़ है, इंडस्ट्री में 5 करोड़ निवेशक हैं, भारत में 140 करोड़ लोग हैं। हर घर तक हम ये मैसेज कैसे पहुंचा सकें कि आप भी धीरे धीरे SIP के जरिए अपना एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमने 30 साल की बात करी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो अगले 30 वर्ष भी भारत के लिए एज एन इकॉनमी, एज अ कंट्री अच्छे रहने वाले हैं, तो उसका फ़ायदा हम कितनों को पहुंचा सकते हैं। तो पर्सनल प्रोफेशनल मेरा एक ही है, अपने लगे हुए वो अलग पर। लेकिन एक चीज़ जो आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरे ख्याल से आप हर साल कुछ नई ब्रांचेज, इस समय ऐसा माहौल है कल परसों, आज के तारीख है, आज हाँ, तो परसों हम लोग 25 नई ब्रांचेस खोल रहे हैं, इन्वेस्टर सेंटर जो भी बोलते हैं उनको, नए ऑफिसेस खोल रहे हैं। पिछले साल हमने साल के पहले दिन 24 ब्रांचेस खोली, 24 इन 24, इस बार 25 एंड 25, बीच में 1-2 और खुली होगी, तो 50 जगह। और हमारी इंडस्ट्री में एक वो वर्ड होता है B30, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़, कि अब भारत तक पहुंचना है, अब अंदर तक भारत में ही अलग जगाना है और हर लोगों तक पहुंचना है। कई लोग बोलते हैं आज के डिजिटल ज़माने में आप क्यों नए नए ऐसे ऑफिसेस खोल रहे हो, पर हमारे को लगता है कि एक पर्सनल कनेक्ट की एक अलग वैल्यू है। जब आज डिस्ट्रीब्यूटर से आप पर्सनल मिलते हो, उनको आप समझाते हो, बाजार के बारे में समझाते हो, आज बाजार कोई कारण से नीचे आ गया, आज बजट के दिन ऊपर नीचे हो गया, आज कुछ हो गया, तो आप जब एक 1-on-1 जो आप समझाते हो, एक वार्मथ रहती है अपने रिलेशनशिप में भारत में, वो मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होएगी। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टेकन अ वेरी डिफरेंट व्यू। हम बहुत निवेश कर रहे हैं डिजिटल इंप्रूवमेंट पर। मेरे ख्याल में करीब 92-93% ट्रांजेक्शन तो आजकल डिजिटल ही हो जाते हैं, 5-7% ही फिजिकल होते हैं, उसमें भी आपको ऑफिस की भले ही ज़रूरत नहीं हो, बट फिर भी लगता है कि पर्सनल कनेक्ट और आगे लोगों तक और कैसे पहुंचा सके। मोर पावर टू यू, मोर पावर टू HDFC। और आई एम श्योर जो आप निवेशकों तक, हर एक इंडियन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं आपको दिल से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि जब भी हमें ज़रूरत होती है इस बिज़नेस में, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। और आगे बढ़कर आप कई बार हमें कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत सभी के लिए 2025 बहुत ही मंगलदायी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवनीत मुनोत साहब, MD CEO HDFC म्यूचुअल फंड के बताते हुए 2025 के बारे में अपनी राय। पैसा बनेगा, पेशेंस और अपने गोल के साथ, डिसिप्लिन के साथ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।